हेलो नमस्कार। मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दी नेपलर एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन करना शुरू किया था, जिसके 3 क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के 3 जो क्वेश्चन अपन लोग हैं वो आज के वीडियो लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आगे वाले क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का जो वीडियो डिस्कशन है वो अपन लोग पिछले वीडियो लेक्चर में अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे के जो प्रोसेस है वो यहाँ पर है, इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साहब। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो देखिए हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोला गया कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए उसे 105 रुपए और 15 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए उसे 155 रुपए देने पड़ रहे हैं। और साथ साथ ये भी पूछ रहा है अगला सामने वाला कि उसे यदि 125 किलोमीटर यदि उसे 25 किलोमीटर चलने के लिए कहा जाए तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा। देखना, देखिए एक बार के लिए मैंने इसको रीड कर लिया, पढ़ लिया है। एक बार के लिए एक बार आप भी पढ़ लेना। एक बार मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ देता हूँ। The taxi charges in a city consist of the fixed charges together with the charge for the distance covered. For a distance 10 km, the charge paid by 105 rupees, and the journey of 15 km, the charges paid by the 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay a traveling distance of 25 किलोमीटर? अगला कहना चाह रहा है जैसी बात इसमें कहेगी वही बात यहाँ पे कही जा रही है। अब मैं आपको वर्बली यहाँ पे समझा देता हूँ। एक वो टैक्सी वाला है, एक कोई ओला उबर वाला है अपने पास में, जिसने अपने पास में अपन लोगों ने कोई कैब बुक कर रखी है। उसने क्या कर रखा है, या फिर कोई टैक्सी बुक कर रखी है जिसका जो एक फिक्स डिस्टेंस है, उसका जो किराया है, उसका जो अमाउंट है, वो सामने वाले ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। और उस फिक्स डिस्टेंस के बाद में यदि आप जितना आगे चलना चाह रहे हो तो उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो अलग अलग से चार्ज किया जा रहा है। क्लियर है? तो अगले ने कुछ कंडीशन अपने पास रखी है। वो कंडीशन कुछ किस तरीके से है कि अगर 10 किलोमीटर जा रहा है तब तो उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 105 रुपए, यानी कि 105 रुपीज का उसको चार्ज पे करना पड़ रहा है। और यदि वहीं वो जो अपनी डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर कर लेता है तो उसके साथ साथ में अगले को कितना पे करना पड़ रहा है, 155 रुपीज को पे करने पड़ रहे हैं। क्लियर है? तो अब अपन को पूछा गया है कि इसका फिक्स चार्ज क्या होगा, उसका नियत भाड़ा, नियत किराया कितना है अपने पास में, और इसका जो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो अपने पास किस तरीके से रहने वाला है। क्लियर है? शुरू करते हैं अपन लोग। देखना, देखिए क्या मानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट पर अपन लोग डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना नियत किराया कुछ जो फिक्स डिस्टेंस उसके अगले की है, तो उसका जो नियत किराया है उसको अपन लोगों ने कितना मान लिया, अपन लोगों के पास में x रुपीस मान लिया। लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीस। सही है? अब देखिए अतिरिक्त किराया, सेकंड नंबर कंडीशन भी तो पढ़नी पड़ेगी ना अपन लोग। अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर का, उसके लिए क्या कर दिया अपन लोगों ने, y रुपीस कर दिया। वापस सुन ले सारे के सारे कि जो फिक्स डिस्टेंस है, जो फिक्स दूरी है, उसका जो चार्ज है वो तो मैंने कितना मान लिया अपन लोगों के पास में, x रुपीस मान लिया। और अतिरिक्त जो किराया है, एक्स्ट्रा जो चार्ज है पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, वो कितना अज्यूम कर लिया अपन लोगों ने, y रुपीस अज्यूम कर लिया। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है कि अगले ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला सामने वाला बताओ। देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है, बोलो। देखिए इसने कह दिया कि जो पहले वाला जो कस्टमर था, पहले वाली जो सवारी है, वो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। बात क्लियर हुई दिमाग में बढ़िया तरीके से? तो एक बात बताओ कि वो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो बताओ उसको फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है उसको, y रुपए है। तो अपने पास में 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 10 y रुपीज हो जाएगा। क्लियर है?
अब अपने पास में इन दोनों का सम, यानी कि वो अगला कितने रुपए पे कर रहा है इसके लिए अपने पास में 105, 105 रुपए दे रहा है साहब सामने वाले को। भी जाहिर सी बात है, अगर मान के चलो कि मैं यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस जो है इसके लिए मैं x रुपीज पे कर रहा हूं, x रुपए यदि दे रहा हूं सामने वाले उस ऑटो ड्राइवर को, तो बताओ यहां से लेकर के अब मैं 5 किलोमीटर और चल के आ गया, तो बताओ यहां से लेकर के इस पॉइंट तक जब मैं आऊंगा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, या वो इसी चार्ज में लेकर के आ जाएगा आपको यहां तक? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को यहाँ पे नॉर्मली बताओ, यहां अपन लोगों के पास में ये चार्ज तो है ही है, और जो 5 किलोमीटर का जो चार्ज रहने वाला है कि नहीं है, मान लो कि y रुपीज रहा हुआ, तो अपन लोगों को बताओ इस अमाउंट में और इस अमाउंट को ऐड करेंगे तभी तो जाकर के ये वाला पे करना पड़ेगा अपन को। क्लियर है भाई? अपन लोगों को बोला गया जो नियत किराया था पहले वाली डिस्टेंस के लिए वो था 100 रुपए था, और प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो y रुपए है, और ऐसे करके कितने किलोमीटर चला ले गया उसको, 10 किलोमीटर तक चला के लेके गया है। अब अपन लोगों को पता लगा कि सर इन दोनों का सम करेंगे तभी अपने पास में 105 रुपए दे पाएंगे। ये अपने पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे जनरेट करेंगे? अगले ने कहा दूसरी जो सवारी है वो उस ऑटो ड्राइवर को कहां तक ले गई है, 15 किलोमीटर तक ले गई है। अब जाहिर सी बात है 15 किलोमीटर तक लेके गई है, तो यहाँ अपने पास क्या होना चाहिए था, x प्लस में 15 ओवर y इक्वल टू भी कितना हो गया, 155 रुपीज हो गया। तो ये अपने पास में कौन सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है साहब। बात पहले पड़ गई, क्वेश्चन में क्या कहा गया, नियत किराया और आपके पास में अतिरिक्त जो भाड़ा है प्रति किलोमीटर का उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। 10 किलोमीटर चलता है तब तो उसको 105 रुपए देने पड़ रहे हैं इस फिक्स चार्ज को इंक्लूड करते हुए, और 15 किलोमीटर जब चल रहा है तो इसको इंक्लूड करते हुए 155 रुपए अपन को यहाँ पे देने पड़ रहे हैं साहब। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। फिर अपन लोग आगे बढ़े, आप लोगों को बोला गया इनका सॉल्यूशन करना है, हल ज्ञात करना है, और हल ज्ञात करने के लिए जो आपको विधियां बताई गई वो कौन सी विधि बताई थी, प्रतिस्थापन विधि से अपन लोग सोल्व कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन लोग यूज कर रहे थे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में यदि मान के चलो कि यहाँ अप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से लिखेंगे और अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए क्या लिखे, समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाल लिया, x का मान निकालूंगा मैं इसको छुपा के बैठ गया, 10y को मैं इधर ले आया, 10y को मैंने ट्रांसफर किया, तो रिजल्ट कितना मिला अपन लोगों को, 105 माइनस कितना आ गया अपने पास में 10y बराबर में, सॉरी इक्वेशन नंबर कितनी जनरेट हो गई अपने पास में, थर्ड इक्वेशन आ गई। मैंने आपको क्या कहा था, प्रतिस्थापन विधि के अकॉर्डिंग प्रतिस्थापन विधि की जो प्रोसेस है वो क्या कहती है कि जिस भी समीकरण से मान निकाला गया है उस समीकरण में वापस मान को नहीं रखना है। चलें आगे फटाफट से। अब इस समीकरण नंबर 3 को कार के बोलो, समीकरण नंबर 3 को अपन लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रख देते हैं। देखो देखो समीकरण नंबर 2 में रखने पर जैसे ही समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो रिजल्ट देखो क्या आएगा, ये समीकरण नंबर 2 है, जहां जहां पे x नजर आ रहा है वहां कितना लिख दूंगा मैं, 105 माइनस में 10y, यानी कि अपन लोग नोट कर रहे हैं 105 माइनस ओवर 10y और प्लस में कितना लिखा हुआ है 15y इक्वल टू भी कितना है 155 लिखा हुआ है। क्लियर दैट? अपने पास में यही तो पूछा गया था कि भाई अपने पास में ये वैल्यू किस तरीके से इंक्लूड करेंगे। अब बताओ देखिए यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, 105 ऐड हो गया, माइनस का 10y प्लस का 15y, प्लस का कितना बचेगा 5 है, y इक्वल्स टू कितना रहेगा अपने पास में 155 रहेगा। 105 को इस साइड में ट्रांसफर कर दें क्योंकि अपना मेन मोटिव क्या है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना, और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो अपने पास में क्या मिलना चाहिए, देखना देखिए मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, इसको यहाँ लिखता हूँ, देखिए ऊपर की साइड में क्या होना चाहिए इस समय पे अपने पास में कि 105 वापस से नोट कर रहा हूँ प्लस का 5y इक्वल टू भी 155 होना चाहिए था। इस 105 को जब ट्रांसफर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5y 155 माइनस में कितना आ गया 105 आ गया, कैंसिलेशन करते हैं देखिए कितना रिजल्ट निकल के आता है 5y, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास कितना आएगा, अपने लोगों के पास में नॉर्मली दिखाई दे रहा है आप लोगों को 50 रुपए आ रहा है। क्लियर है? y इक्वल टू भी कितना आ गया अपन लोगों के पास 50 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिलेट आउट कर दो, वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ चुकी है। जैसे ही y की वैल्यू 10 आई, y की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, सीधा सीधा अपन लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। देखो देखिए अपने पास में क्या हो गया, y इक्वल टू भी 10, समीकरण नंबर
3 में रख देते हैं अपन लोग। देखो समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो बताओ रिजल्ट कितना आएगा अपन लोगों के पास में। x बराबर में 105 माइनस का 10 गुणा में कितना हो गया अपन लोगों के पास में 10 लिखा हुआ है, आएगा कितना 105 माइनस में 100 बराबर रिजल्ट कितना आएगा 5। सही है। यानी कि आप लोगों ने क्या क्या मान रखा था स्टार्टिंग के अंदर, बताओ। देखिए माना नियत किराया, अर्थात मेरे को यहाँ कितना लिखना चाहिए था, अर्थात जो नियत किराया था वो तो अपने पास कितना आ गया बोलो। नियत किराया x बराबर में कितना आ गया अपने पास में 5 रुपए आ गया। यानी कि वो जो फिक्स डिस्टेंस उसने तय कर रखी थी उसका चार्ज तो कितना आ चुका है 5 रुपए आ चुका है। और उसके साथ साथ में बताओ देखिए अतिरिक्त किराया जो पर किलोमीटर अपन लोगों ने ऐड किया था, अतिरिक्त किराया कितना अपने पास में दिया हुआ है बोलो। अतिरिक्त किराया अपने पास में पर किलोमीटर अपने पास कितना आया था, वाई एज्यूम किया था और उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई थी 10 रुपीज आ गई थी। अब अगला कह रहा क्या है, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बोला गया है। अगला कह रहा है कि यदि मान के चलो कि वह उस टेम्पो को, उसे रिक्शा को, उसे कार को या फिर उस कैब को यदि वो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यदि ट्रेवल करवाना चाह रहा है, यदि वो सवारी जो है 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है वहां जाना चाह रही है तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बताओ देखिए अपन को क्या लिखना चाहिए था स्टार्टिंग के अंदर। सबसे पहले कि यहाँ पर 25 किलोमीटर दूरी के लिए, दूरी के लिए किराया कितना होगा अपन लोगों के पास में बताइए। 25 किलोमीटर दूरी के लिए किराया कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास में नॉर्मली। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस में 25 से y। क्लियर है। x का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 लगा दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 25 को किससे गुणा कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे तो रिजल्ट अपने पास कितना आने वाला है 255 रुपीज आने वाला है। क्लियर आ गई बात समझ में बड़े तरीके से। आप लोगों से नॉर्मली एक क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन शुरू किया गया और क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि एक कोई सवारी है, एक कोई ऑटो रिक्शा वाला है जो कुछ फिक्स जब दूरी जा रहा है तब उसका एक फिक्स चार्ज दे रहा है, और यदि उससे आगे की दूरी यदि आप तय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग से चार्ज पे करना होता है। क्लियर है। तो अपन लोगों ने उसका फिक्स चार्ज तो कितना मान लिया, नियत जो भाड़ा आता है, नियत जो किराया आता है उसका तो कितना मान लिया x मान लिया, और एक्स्ट्रा जो चार्ज अपने पास पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है वो कितना मान लिया y रुपीज मान लिया। अपने पास में प्रश्न अनुसार बोला गया 10 किलोमीटर जा रहा है, फिक्स चार्ज ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना देना पड़ेगा अपन लोगों को 105 रुपए यानी कि 105 देना पड़ रहा है। अगर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा था x प्लस 15 y इक्वल टू कितना हो गया 155 आ गया। ये सब चीजें अपन को तय करनी थी। प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन लोगों ने तीसरी समीकरण निकाली। तीसरी समीकरण से अपन लोगों ने यहाँ से सोल्व करके इसको क्या बता दिया, x का मान तो 5 बता दिया और y का मान अपन लोगों को कितना बता दिया 10 बता दिया गया। जैसे ही x और y के मान आए, अब अगले ने एक कंडीशन और रख दी। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि सर अगर मान के चलो कि ये 25 किलोमीटर दूरी तक इसको तय करवाना चाह रहा है तो अपने पास में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। उस अमाउंट के लिए क्या बताया गया कि x प्लस 25 और x की वैल्यू अपने पास 5 थी, y की वैल्यू 10 है, दोनों को अपन लोग कैलकुलेशन में करेंगे तो अपने पास रिजल्ट कितना आएगा 255 रुपीज आएगा। बोलो बात क्लियर हो गई बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का 4th क्वेश्चन अपने पास में। बात क्लियर हो गई। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसको एक बार के लिए मैं मिटा देता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला पढ़ लें। इसको नोट कर लेना आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, है कि नहीं, और इसी वे के अंदर लिख करके आना है आप लोग बोर्ड एग्जाम के अंदर भी यदि बात की जाए तो। इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार के लिए, आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। बुक आपके पास है ऑलरेडी। देखते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें कही गई है अपन लोगों से। उन्हीं क्वेश्चनों को बेसिक मेथड के थ्रू जो आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हो उसके थ्रू अपन लोग सोल्व करेंगे और देखते हैं देखिए सॉल्यूशन में अपन लोगों के पास कौन सी ऐसी नई प्रॉब्लम है जो अपन को देखने को मिल रही है। बताइए सबसे पहले क्या पढ़े, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग पढ़ लेता हूँ। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक कोई भिन्न है जो 9/11 हो रही है। कब हो रही है ये अपने पास में, इफ 2 is added to the both numerator and the denominator। अगला क्या कर रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पोर्शन में कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है, तब वो 9/11 में कन्वर्ट हो रहा है। if 3 added to the both denominator and numerator then it becomes 5/6। यदि मान के चलो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया जाए 3 ऐड कर दिया जाए तो ये 5/6 में कन्वर्ट हो रही है साहब। आगे की प्रोसेस क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन। सेम प्रोसेस अपन लोगों को हिंदी मीडियम में बोला गया, किसी भिन्न के अंश और हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए
तो 9/11 में कन्वर्ट हो जाता है, यदि 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति के अनुसार आप लोगों से पूछा गया इसमें भिन्न का मान क्या होगा, भिन्न किस तरीके की दिखाई देने वाली है। तो सबसे पहले अपन लोगों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, वही चीजें जो पहले वाली की तरफ अपन लोग एक्स और वाई की फॉर्म में मानते हुए आए उनको आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे बात कर रहे हैं। माना कोई भिन्न नहीं लिख करके ऐसा लिखें सीधा सीधा कि भिन्न का अंश कितना लिखे अपन लोग यहाँ पे, नॉर्मली इसके लिए अपन लोग यहाँ पे माना भिन्न का अंश बराबर कितना लिख देते हैं, नॉर्मली अपन लोग यहाँ पे एक्स लिखते हैं, और भिन्न का हर कितना लिखते हैं अपन लोग यहाँ पे, भिन्न का हर y. Numerator of the fraction be x and the denominator of the fraction be y. Clear that? Now the required fraction यानी कि अपन लोगों के पास में वो भिन्न कौन सी बन चुकी है बताइए, अर्थात वो भिन्न कौन सी बन जाएगी अपन लोगों के पास में x बटे y के रूप में बन जाएगी। तो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन अपन लोगों के पास में होनी चाहिए तो वो x अपन y के फॉर्म में आ गई। जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसी वैसी उस कंडीशन को फॉलो करते हुए जाएंगे। अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं लगा रहे अपन लोग सारे के सारे, जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसी को फॉलो करते हुए अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिक्कतें नहीं है। अब आप लोगों के पास में देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार पहली जो कंडीशन अपने पास की वो बताओ, देखिए क्या बोल रही है, पढ़ लो सारे के सारे क्वेश्चन को। क्या कहा गया कि उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर अंश और हर में कितना जोड़ना पड़ रहा है, दो जोड़ना पड़ रहा है। और जोड़ने का मतलब तो आपको पता लग गया होगा कि बीच में सिंबल किसका आएगा अपने पास में, प्लस का सिंबल आएगा। यानी कि देखो देखिए सबसे पहला काम, यदि x में 2 ऐड कर दिया जाए और y यानी कि हर में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो ये जो फ्रैक्शन है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है अपने पास में, 9/11 में कन्वर्ट हो रही है। वापस सुन ले सभी के सभी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। कोई भिन्न अपने पास दी हुई है जिसके बारे में अंश अपन लोगों ने x माना, हर अपन लोगों ने y मान लिया। अगला कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ दो, हर में 2 जोड़ दो, तो ये 9/11 में बदल जाएगी, है कि नहीं है, बात पल्ले पड़ गई। अब अपन को क्या करना है, नॉर्मली इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इक्वल क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस में 2। वापस देख लें सभी लोग सामने की ओर, आप लोगों से क्या बोला गया, x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू 9/11 आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि सर अंश में यदि 2 जोड़ दिया जाए, हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो ये 9/11 के बराबर आ जाएगी। 9/11 के बराबर कर दिया जैसे बोला गया। अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, 11 को इधर गुणा करेंगे अपन लोग सारे के सारे, और यहाँ पे y प्लस 2 को 9 से गुणा करेंगे। तो देखो गुणा करने पर कितना आ रहा है, यहाँ कितना हो गया 11x लिखा हुआ है, प्लस में यहाँ कितना हो गया अपने पास में 22 आ गया, बराबर का निशान लगा दो। यहाँ कितना लिखा हुआ अपने पास में 9y, प्लस में यहाँ कितना आ गया अपने पास में 18 आ चुका है। यही आएगा भाई 11x प्लस 22 इक्वल टू क्या आ गया 9y प्लस में 18 आना चाहिए था, आ गया। अब देखो इस 9y को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, मेरे को इक्वेशन नंबर फर्स्ट जनरेट करनी है, तो 11x एज इट इज अपनी जगह पर है। इस 9y को यहाँ ये प्लस का था, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस का 9y हो गया। अपने पास में 18 यहाँ पॉजिटिव था, माइनस का 22 आएगा, दैट मींस यहाँ 11x माइनस 9y इक्वल्स टू रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा माइनस का 4, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपकी क्या आ गई, समीकरण नंबर 1 आ चुकी है। ऐसा जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने जनरेट कर दी। सेकंड नंबर कंडीशन क्या बोली गई है उस पर बात करते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ 3 एडेड टू द बोथ, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में 3 को ऐड कर दिया जाए तो ये जो अपने पास फ्रैक्शन है वो 5/6 में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। देखिएगा देखिए सेम पोर्शन में, यानी कि अपन लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मली x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 3, इट बिकम्स y 5/6 हो रहा है। सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो रिजल्ट कितना आएगा, x प्लस 3 इक्वल क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3, करेक्ट है। इस 6 को अंदर एंटर करवाओ, अंदर एंट्री होगी जब इसके तो अपने पास क्या रहेगा 6x प्लस में 18 इक्वल्स टू क्या होगा 5 टाइम ऑफ y प्लस में कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर है, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा 6x माइनस ओवर 5y इक्वल्स टू बी 15 माइनस ओवर 18, करेक्ट है। यहां से जो रिजल्ट आएगा 6x माइनस 5y इक्वल्स टू बी माइनस ओवर 3, ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड जनरेट हो गई। जैसा कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास में यहाँ नोट की हुई है और इक्वेशन नंबर सेकंड आपके सामने यहाँ नोट कर दी गई है। दोनों जो कंडीशंस अपने पास गिवन है
दोनों को अपन लोगों ने इसमें पुट किया और पुट करने के बाद में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जनरेट किया और इक्वेशन नंबर सेकंड को जनरेट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है, सोल्व करके बताना है। इतनी बात आपको करनी है। आगे बढ़े, देखो देखे कौन सी समीकरण से मान निकालें, बताओ। समीकरण नंबर 1 से मान निकाल लें तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, सबसे पहले समीकरण 1 की सहायता से। देखो देखिए समीकरण 1 से क्या लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पे, सबसे पहले 11x 9y का ट्रांसफर होगा तो यहाँ से रिजल्ट कितना मिलेगा अपन लोग, 9y माइनस ओवर 4। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर -4 प्लस में 9y भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिमेनिंग क्या रहा है, x इक्वल टू कितना हो गया, 9y माइनस ओवर 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 11 हो गया। ये अपनी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो चुकी है। बताओ इक्वेशन नंबर थर्ड को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में? बिल्कुल भी ऐसी गलती बिल्कुल भी भूल कर भी मत कर देना, ध्यान रखना, वरना यही उलझ जाओगे तुम। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो बताओ क्या लिखना चाहिए था, समीकरण नंबर 3 का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर बोलो 2 में रख दो। 2 में रखने पर देखो 2 में रखने पर क्या मिलेगा अपन लोगों को, यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है उसी को नोट कर देते हैं वापस से। राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसी आ रही है वैसी समझ में तो आ रही होगी आप लोगों को शायद तक। अब अपने पास में देखो क्या लिखा हुआ है, 6 टाइम ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 9y माइनस, चेक करो, 4 डिवाइडेड बाय 11। ये अपने पास में देखो 6x था, 6 मल्टीप्लाई बाय x था, तो x की जगह पर मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। यहाँ अपने पास कितना है, माइनस का 5y इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, माइनस ओवर 3। इसके अपॉन में कितना लगा दोगे, 1 लगा दो। कहीं को दिक्कत है क्या भाई, यहाँ पर ये 5y है, यहाँ पर इसके अपॉन में कितना लगा दिया, 1 लगा दिया। क्यों लगाया है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या बताओ, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या भाई? ये 6 जो है 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 54 61 होता है। इसको इससे गुना करो कितना आएगा, 24 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 11 माइनस का कितना हो गया, 5y डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू बी माइनस ओवर 3 नोट किया हुआ है। अब आपको पता लगा सर यहाँ पर अपने पास में एलसीएम कितना आएगा इसका अपने पास में, बोलो। 54y तो एज इट इज रहने वाला ही रहने वाला है, माइनस का 24 भी एज इट इज रहेगा। 11 इसका एलसीएम आ चुका है, 11 में डिवाइड किया तो 1 टाइम 1 को से मल्टीप्लाई करके सेम एज इट इज आएगा, इसलिए नोट कर दिया था। माइनस का सिंबल लगा हुआ लगा रहने दो, इसको इससे डिवाइड करो, चेक कर लो। इसको इससे डिवाइड किया, 11 टाइम कैंसिल आउट हुआ, 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना रिमेनिंग रहेगा अपने पास में, ये कितना, 55y। करेक्ट। यहाँ रिजल्ट कितना आ रहा, माइनस का 3 नोट किया हुआ है। चेक करो, यहाँ 54y है, यहाँ माइनस का 55y है, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 24 माइनस का 55y अपॉन में 11 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। क्लियर। 11 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अपना मेन मोटिव क्या है, y की वैल्यू फाइंड करना। सॉरी यहाँ पे गलती दिया, यहाँ अपने पास कितना रिमेनिंग रहेगा, केवल मात्र y रिमेनिंग रहेगा क्योंकि 54 माइनस में y। क्लियर है। अब 11 को इधर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना आएगा, -24 माइनस ओवर y इक्वल्स टू बी माइनस का कितना हो गया, 33 हो गया। यही होगा। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 24 को इधर सब ट्रांसफर करें तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का 33 प्लस का कितना 24 आ गया। क्लियर दैट। अब देखो माइनस का 33 और प्लस का 24, क्या रिजल्ट रिमेनिंग रहेगा यहाँ से अपन लोगों के पास में, माइनस का 9 रहेगा और यहाँ पे अपने पास में माइनस का y है। y से y अपन लोग आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बताइए रिजल्ट कितना रिमेनिंग रहेगा अपने पास में, y इक्वल्स टू बी 9 अपन लोगों को मिलना चाहिए था। चेक कर लो सभी लोग वापस से, यहाँ से अपन लोगों के पास में 6 तो यहाँ रिमेनिंग रह गया, 3 ये रहा, तो ये अपन लोगों के पास -9 आया, 9 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 9 आ चुकी है। अब अपन को चाहिए क्या था, अपन लोगों को तो फ्रैक्शन चाहिए थी। फ्रैक्शन में कैसी होती है, x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला पोर्शन होगा, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, y इक्वल्स टू जो 9 है वो इक्वेशन नंबर कौन सी पुट कर दूंगा, मैं यहाँ पे थर्ड में पुट कर दूंगा। देखना देखिए मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू अपने पास में कितना 9 जो है पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड पे बात कर रहे हैं, यानी कि समीकरण कितने में, कितना लिखा हुआ है, ये 3 में रख देते हैं। देखो देखिए 3 में रखेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, x इक्वल टू भी कितना हो गया, बोलो चेक करो, 9 मल्टीप्लाई बाय y
y की वैल्यू 9 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपन लोगों के पास में 11 आ गया। ये कितना हो गया 81 माइनस ओवर 4 डिवाइडेड बाय 11, ये वैल्यू आ रही है x की। 81 माइनस ओवर 4 दैट इज इक्वल टू बी 77 अपॉन में कितना आ गया 11, ये से कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ गई अपन लोगों के पास में 7 आ गई। तो क्या अब आप लोगों के पास x की वैल्यू आ गई क्या अब आप लोगों के पास y की वैल्यू आ गई क्या? और आपको चाहिए क्या था? आप लोगों को फ्रैक्शन चाहिए थी, x अपॉन y की वैल्यू चाहिए थी, और x अपॉन y की वैल्यू बताओ आप लोग यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अतः क्या लिखना है अपन लोगों को वहां पे, अतः वह भिन्न कौन सी होगी, x बटे y का मान किसके बराबर आना चाहिए था बताओ 7/9 के बराबर आना चाहिए था। सो द फ्रैक्शन बी x अपॉन y इक्वल टू क्या होगा 7/9, और आप लोगों को यही आंसर में पूछा गया था साहब। कहीं को दिक्कत है तो बोल जाओ फिलहाल के टाइम पर, कहीं को समस्या नहीं बिल्कुल भी 1% भी। आप लोगों को जैसे से बोला गया एक कोई भिन्न है जिसका अंश और हर में 2-2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 में कन्वर्ट हो रहा है, यदि 3-3 को जोड़ा जाए तो 5/6 में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपन लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जनरेट किया, इक्वेशन नंबर सेकंड को जनरेट किया, दोनों इक्वेशंस को प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व आउट करते समय पर अपन लोगों ने फाइंड क्या किया x इक्वल टू बी 7 और y इक्वल टू बी 9, अर्थात वो भिन्न जो अपन लोगों को चाहिए थी वो x बटा y में वो कितने निकल गया ये 7/9 के रूप में निकल गया ये। तो लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का अपन लोग सोल्व करने जा रहे हैं। पढ़िए, देखिए लास्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या होगा, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। एग्जाम में जो है सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करके आना है, बताना है, यही लैंग्वेज अपन को वहां पे नोट करनी है। कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, नो टेंशन मत लो। थोड़ा सा अपन लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 के जितने भी क्वेश्चन थे अपन लोगों ने बाकायदा बोर्ड पर सोल्व किए, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है। बस एक क्वेश्चन आपको 3.2 के फर्स्ट के 6th पार्ट को आपको सोल्व करने के लिए बोला गया था। आई होप आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे के किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो लास्ट वीडियो जो सॉल्यूशन आएगा इस एक्सरसाइज का उस तक आते आते वो जो बच्चा जो है यदि बता देता है कि सर मेरे इस क्वेश्चन में दिक्कत है, डाउट है, तो उसको जरूर बता दिया जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पोर्शन अपन लोग पढ़ रहे हैं। क्या बोला गया है देखते हैं। देखिए सबसे पहले इंग्लिश मीडियम को पढ़े। 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times of that his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son was what are their present ages, यानी कि इनकी प्रेजेंट एज क्या क्या है वो बता देता हूं मैं। अब हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग यदि पढ़े तो क्या बोला गया, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले की जब यदि बात करता है तो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी है साहब। और अगला अपन लोगों से पूछ क्या रहा है, इनकी प्रेजेंट एज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इनके प्रेजेंट एज पूछ रहा है, वर्तमान आयु अपन लोगों से पूछी गई है। तो सबसे पहले अपन को काम क्या करना है, जो पूछा है उसी को मान लेते हैं, है कि नहीं। वहां भिन्न पूछी तो भिन्न को मान ली, उससे पहले वाले में किराया पूछा तो किराए को मान लिया, यहाँ अपन लोगों से इनकी उम्र पूछी है, एज पूछी है, इनकी आयु पूछी है, तो अपन लोग क्या मान ले, सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो बताओ क्या मानना चाहिए सबसे पहले, माना लास्ट क्वेश्चन अपन लोग सोल्व कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, माना बताओ जेकब की आयु कितनी हो गई, जेकब की वर्तमान आयु, आयु नहीं सॉरी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु में कितनी मान लूं अपन लोगों के पास में x वर्ष मान लेता हूं। बताओ उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी मान ली मैंने यहाँ पे y वर्ष मान ली है। क्या बोल रहा हूं वापस से मैं सुन लो, Jacob's let Jacob's present age be x and the let's present age of their son equal to भी क्या हो गया y मान लिया। क्लियर है? आप लोगों से क्या क्या बोला गया कि इनकी जो प्रेजेंट एज है, इनकी जो वर्तमान आयु है, जेकब की तो मान लिया अपन लोगों ने x, और जो उसका पुत्र है, उसका जो बेटा है, उसकी एज अपन लोगों ने कितनी मान ली है, अपन लोगों ने y एज्यूम कर ली है। ठीक है ना? कहाँ जेकब और कहाँ उसका बेटा, बताओ कहाँ इनकी उम्र अपन को लेने देना, लेकिन अपन लोगों को क्वेश्चन आ गया, सोल्व तो करके बताना पड़ेगा। सबसे पहले कंडीशन को पढ़ो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु से कितने गुने हो जाएगी, 3 गुने हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं, है कि नहीं है? आज तुम 15 साल के हो, 5 साल बाद कितने साल के होंगे? क्या तुम्हारी उम्र बढ़ेगी? क्या केवल तुम्हारी उम्र बढ़ने वाली है क्या? तुम्हारे पिताजी की उम्र नहीं बढ़ेगी?
तुम्हारी मम्मी जी की उम्र नहीं बढ़ेगी, वो भी तो 5 साल बड़े होंगे। सेम प्रोसेस यहां पर करनी है अपन लोगों को। तो बताओ 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है बोलो कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास में? जेकब की जो आयु होगी वो हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, है कि नहीं? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि वो x को 5 से गुना कर देते हैं। अरे x को 5 से गुना कैसे करोगे यार? 5 वर्ष ही तो बढ़ी है, 5 गुना थोड़ा हो रही है। वो 15 साल का था, है कि नहीं? वो 75 साल का थोड़ा हो रहा है अपन लोगों के पास में। 5 साल बाद ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा 5 वर्ष ही बढ़ी है। तो यहाँ कितना कर दिया अपन लोगों ने? x प्लस 5 वर्ष कर दिया। यहाँ क्या कर दूं बताओ? 5 वर्ष बाद में, अब ऐसा तो है नहीं कि वो जेकब भी बढ़ेगा केवल मात्र, उसका बेटा भी बढ़ेगा। तो बताओ पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास में? पुत्र की आयु जो अपन लोगों के पास हो रही है वो कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास? 5 प्लस 5 वर्ष हो जाएगी साहब। अब एक बात बताओ रे मेरे को, तुम सारे के सारे प्रश्नानुसार जो बोली गई है कंडीशन आप लोगों ने पढ़ रखी है, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। देखना, देखिए इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला गया कि 5 साल बाद में, ये बोला गया 5 वर्ष बाद जेकब की आयु जो है अपने बेटे की आयु के कितने गुना हो रही है? बताओ, देखिए 3 गुना हो रही है साहब। क्या बापूजी तो ऑलरेडी बड़े होंगे इसके? अरे इसके जो पिताश्री हैं वो तो ऑलरेडी बड़े रहने वाले हैं साहब यहाँ पे अपने पास में। तो बताओ x प्लस 5 और यहाँ लिखा हुआ है y प्लस 5। मेरे को एक बात बताओ, 3 से मल्टीप्लाई किस साइड करूं? x प्लस 5 में करूं कि y प्लस 5 में करूं? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ अपना। अरे दिमाग क्या लगाना है इसके अंदर बताओ? तुमको पता नहीं है पिताजी तो हमेशा से बड़े थे। अरे बेटा जो है वो पिताजी से बड़ा थोड़ा ना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी बड़े हैं, है कि नहीं है? तराजू वाला कंसेप्ट याद करो। ये तराजू भारी अपन लोगों के पास में मान लो, है कि नहीं है? तो इनको बैलेंस करने के लिए, इसको इसके इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा ना अपन लोगों को यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई किस साइड में होना चाहिए? तो जेकब की उम्र जो है 5 साल बाद में अपने बेटे की कितने गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है। तो अपन लोगों को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए था? इधर किस साइड में किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था? 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मेरी कोई जेकब से दुश्मनी नहीं है कि मैं 3 को इधर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगले ने क्वेश्चन में कहा ही नहीं है, कैसे कर दोगे यार? यहाँ कितना होगा बताओ? x प्लस 5 इक्वल क्या हो गया? मल्टीप्लाई करो 3y हो गया, प्लस में यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो 15 आ गया। क्लियर है? जैसा कि आपको पता है इस 3y को इधर में ट्रांसफर करता हूँ, पक्षांतर करता हूँ, तो x माइनस का कितना आएगा? 3y, और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 15, माइनस का कितना है? 5 अपने पास लिखा हुआ है। तो रिजल्ट कितना आएगा? x माइनस का 3y बराबर में कितना आ जाएगा? 10 आ गया। और ये समीकरण नंबर अपन लोगों के पास में कितनी बन गई है? 1 बन चुकी है साहब। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 5 साल बाद में उसका जो बेटा होगा वो उससे 3 गुना हो जाएगा। जेकब की जो उम्र है वो 5 साल में अपने बेटे की कितनी गुना हो चुकी है? 3 गुना हो चुकी है साहब। क्लियर है? तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अपन लोगों ने x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया है? 10 के फॉर्म में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जनरेट कर दिया है। दूसरी कंडीशन बढ़ो साहब, यहीं पे खत्म करना हुआ इनका ये सिलसिला जो चल रहा है। अब अगला क्या कर रहा है? 5 साल पूर्व, 5 साल पहले की बात कर रहा है। आज से वर्तमान आयु से 5 साल पहले की बात कर रहा है, या आज देखो वर्तमान आयु की बात की पहले की बात कर रहा था अपन लोगों से, है कि नहीं है? अब अपन लोगों से क्या बोला गया? 5 वर्ष पूर्व बताओ, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या होगी? जेकब की आयु क्या होनी चाहिए बताओ भाई? जब बाद की जब बात कर रहे थे तब तो जोड़ दिया, है ना? और जब पहले की बात कर रहे हैं तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। लो साहब घटा देंगे, आप लोग कह रहे हो तो घटा देते हैं, इसी में भलाई है हमारी भी। x माइनस 5 हो गया। अब बताओ केवल उसी के पिताजी की उम्र ही घटेगी क्या? तो बताओ 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या रहेगी? अरे उसके बेटे की आयु क्या रहनी चाहिए भाई अभी समय पर? उसकी परसेंटेज कितनी है? y है, क्या करना चाहिए? y माइनस 5 कर देना चाहिए। इतने वर्ष का रहेगा वो, रहा होगा वो। 15 का है तो 10 का हो जाएगा, 20 का है तो 15 का हो जाएगा, और ये मान लो कि 10 का है तो 5 साल का हो जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज से, है कि नहीं? परसेंटेज मेरे को मालूम नहीं है क्या है, वो तो एज इट इज पढ़ी है, पढ़े रहे तो कोई समस्या नहीं है।
अब बात रह गई इन सब चीजों को कंप्लीट करने के बाद में, तो बताओ यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि उसके जो पिताजी हैं वो उसकी उम्र से कितने गुना हो चुके हैं, 7 गुना हो चुके हैं शायद तक, यही बात बोली गई है, उम्र के 7 गुना हो चुके हैं। 7 गुना लिख देते हैं लो साहब, यहाँ पे y माइनस का कितना हो गया 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ कितना होगा x माइनस 5, मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, 7y माइनस का कितना हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आ गया 35 आ गया, 35 लिखा हुआ है। अब इस 7y को इधर ले आओ, रिजल्ट क्या मिलेगा, x माइनस में कितना 7y बराबर में माइनस का 35 अपनी जगह पे लिखा हुआ लिखा रहने दो, इस 5 को इधर ले आओ, सही है क्या। रिजल्ट क्या मिल रहा है अपन लोगों को यहाँ पे नॉर्मली x माइनस का 7y बराबर में माइनस का 30, समीकरण नंबर कितना आ गया अपन लोगों के पास में, दूसरी नंबर समीकरण आ चुकी है, यही होगा। अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, और इन सभी समीकरणों को यूज करते हुए अपन लोगों को क्या करना है, यहाँ से नॉर्मली इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि नहीं है। अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो देखे कौन सी समीकरण से मान निकालें, इस समीकरण से मान निकाल लेते, वही वापस से कंसेप्ट यूज करें, समीकरण 1 से मान निकालते हैं। देखो समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x बराबर में कितना हो गया 10 प्लस में 3y, चेक कर लो ये समीकरण नंबर 3 आ गई क्या। मैंने मान किसका निकाला, x का मान निकाला, माइनस का 3y था, माइनस 3y को इधर ट्रांसफर किया तो 10 प्लस में कितना आ गया 3y आ गया, क्योंकि माइनस का 3y था, अरे माइनस का तो पॉजिटिव होगा नहीं होगा अपने पास में यहाँ पे। अब समीकरण नंबर 3 को किससे कहाँ रखना है अपन लोगों को बताओ, समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 का मान बोल दो, समीकरण नंबर 1 में रख दूं क्या, अरे नहीं सर ऐसे थोड़ा ना करते हैं, समीकरण नंबर कितने में रखेंगे 2 में रखेंगे। देखो देखें यहाँ अपने पास कितना है, चेक करो 10 प्लस 3y माइनस का कितना कितना बोलो 7y लिखा हुआ है बराबर कितना माइनस का 30 लिखा हुआ है, क्लियर है क्या। आगे बढ़े, एक बार के लिए मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ बीच में से, आज ये बॉर्डर थोड़ा सा है वो दिक्कत कर रहा है, वरना तो दिक्कत नहीं करता, बहुत फायदा करता है। अब अपने पास में देखो देखे इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो रिजल्ट कितना आएगा 10 माइनस का कितना आ गया 4y और इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 30 आ गया। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वापस नोट कर रहा हूं देखना देखिए, 10 माइनस 4y इक्वल टू बी माइनस का 30, इस 10 को उधर ट्रांसफर करो तो रिजल्ट कितना आएगा माइनस 4y इक्वल्स टू बी माइनस 30 माइनस का 10, रिजल्ट आएगा माइनस ओवर 40 और माइनस का 4y। इसमें जो साइन है उनके बहुत खास तौर पे ध्यान रखना, निकला करो ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना बिल्कुल भी तुम लोग, है कि नहीं। y इक्वल्स टू बी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल आउट करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 10 आ रहा है साहब, है कि नहीं, हो गया 10 अपने पास में। y इक्वल्स टू बी 10 को कहीं भी पुट कर दो जहां तुम्हारी इच्छा है, बताओ कहां पुट करें, इसमें पुट कर दें, y इक्वल टू बी 10 जहां है अपन लोगों के पास में इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में मान रखेंगे तो बताओ क्या आएगा, चेक कर लो, ये समीकरण नंबर 3 अपने पास में x बराबर में 10 प्लस में 3 गुना कितना हो गया 10, और यहां से रिजल्ट कितना आएगा 10 प्लस में 30 बराबर में कितना हो गया 40 आ गया। तो स्टार्टिंग में चेक करो, देखा x किसको माना था अपन लोगों ने, x किसको मान रखा भाई अपन लोगों ने, जेकब की वर्तमान आयु है, अर्थात मेरे को यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखनी चाहिए सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर बताओ, अर्थात जेकब की वर्तमान आयु क्या होगी, जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु अपन लोगों के पास कितनी होनी चाहिए, x बराबर में 40 वर्ष होनी चाहिए, और बताओ उसके पुत्र की आयु क्या होनी चाहिए, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होनी चाहिए अपन लोगों के पास में, वर्तमान आयु जो होगी अपने पास y वो कितनी होनी चाहिए अपने पास में 10 वर्ष होनी चाहिए था। इसी के साथ अपने प्रश्नावली नंबर 3.2 का यहीं पे क्या होता है समापन होता है साहब, वापस सुन लो सारे के सारे। जेकब और उसका बेटा जो है उसके ऊपर एक प्रॉब्लम बना करके अपने सामने रखी गई और उस प्रॉब्लम को अपन लोगों ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा चुटकियों में सोल्व किया। फिनिश हो गया काम। क्या बोला गया था, वर्तमान आयु मान ज्ञात करनी थी, वर्तमान आयु के ऊपर लोगों ने मान लिया, जो अगला बोले ना उसी को मान लो, जरूरत तो नहीं है ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की, क्लियर है ना। जेकब की वर्तमान आयु मान ली अपन लोगों ने, इसके पुत्र की वर्तमान आयु मान ली, उसके बाद में जैसे जैसा क्वेश्चन में बोलता गया समीकरण 1 बनाई, समीकरण 2 बनाई, दोनों को सोल्व किया तो y का मान आ गया और अपने पास में x का मान आ गया, क्लियर है। तो ये था अपने पास में प्रतिस्थापन विधि, प्रश्नावली नंबर
3.2 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। केवल एक क्वेश्चन छोड़ा है जो आपको खुद को करना था, फर्स्ट का 6 नंबर पार्ट। अगर उस क्वेश्चन में भी यदि कोई डाउट आप लोगों को है तो जरूर आप लोग इस चीज को डिस्कस करें, बताएं इस चीज को कि सर इस क्वेश्चन में हमारे को इस चीज का डाउट है। ठीक है, तो यहाँ अपन लोगों के पास में अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पता है स्टार्टिंग में क्या बताया था, दो चौरवाल रेखीय समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के दो मेथड बताए, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के सब पार्ट अपन लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसकी प्रोसेस आपको बताई, जिसके क्वेश्चंस अपन लोगों ने देखे, जिसके स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स अपन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब अपन लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड अपन लोग पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक बी एनेबलर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए।